नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों में चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पीएम मोदी के बीच फिर दिखी दूरियां। पीएम के हैदराबाद पहुंचने से 1 घंटे पहले केसीआर चले गए बेंगलुरु। हैदराबाद से पीएम के जाते ही वापस लौटे केसीआर। दोनों के बीच नहीं हुई मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदम्बरम को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 मई तक कार्ति की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वीजा घोटाले को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। राजद की तरफ से डॉक्टर मीसा भारती और डॉक्टर फैयाज अहमद होंगे उम्मीदवार। बिहार में 5 सीटों में से 2 सीटों पर राजद भेज सकती है उम्मीदवार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 585 अंकों की उछाल के साथ 54,333 अंकों पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 176 अंकों की उछाल के साथ 16,201 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के आज 8 साल पूरे हो गए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद से वो इस पद पर बने हुए हैं। बीजेपी जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष उनकी नाकामी सामने ला रहा है। इसी मामले पर आज हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा ज्ञानवापी का मामला इस समय सुर्खियों में है। आज वाराणसी की कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान किस पक्ष की ओर से दी गई क्या खास दलील, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि यूपी राज्यसभा चुनावों में सपा ने कैसे अपने विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी साधा। जानेंगे पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच अब किस मुद्दे पर शुरू होने वाला है टकराव। साथ ही बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है गो बैक मोदी। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। आज सरकार की ओर से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। सरकार ने अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना जैसी तमाम योजनाओं को अपनी सफलता बताया। साथ ही कोरोना काल में देश की स्थिति को संभालने की बात भी कही गई। सरकार का दावा है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को फेल बताते हुए रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। तो क्या है इस रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी काल के 8 सालों को लेकर आज कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करती है। कांग्रेस ने मोदी के 8 सालों पर 8 बड़े आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने कहा बीजेपी है तो महंगाई है। अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी पद खाली हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल है, जीडीपी बेहाल है, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज लिया उतना 8 साल में ले लिया। बैंक घोटाले हो रहे हैं। पीएसयू सेल पर, बिजली उत्पादन सेल पर, 25 एयरपोर्ट सेल पर सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगना नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना बढ़ गया। बीजेपी ने विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है। इन्हें सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन करना आता है। 8 साल में 3400 सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं भी सामने आई। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया। सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। मोदी सरकार ने इन 8 सालों में कई वादे किए जो सिर्फ वादे ही साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो देश में 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, जो अब बढ़कर 18 हो गई है। 8 साल विकास हुआ या फिर देश को नुकसान, जो भी है जनता के सामने है और वो ही फैसला सुनाएगी। लेकिन एक मामला ऐसा भी है जिस पर फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को सुनाना है और नजरें पूरे देश की हैं। हम बात ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की कर रहे हैं, जिसे लेकर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या हुआ आज की सुनवाई में, देखिए ये रिपोर्ट।
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज वाराणसी कोर्ट में 2 घंटे तक बहस चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने जोरदार तरीके से अपनी दलीलें रखी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, क्योंकि अदालत ने सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर केस की वैधता पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बातों को अफवाह बताया। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को इस मामले में दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करने का कोई हक नहीं है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हुई बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा कि शिवलिंग मिलने की बात अफवाह है, इसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सुनवाई के योग्य नहीं है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस एक्ट के तहत 1947 तक किसी धर्म स्थल की जो स्थिति थी उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। ऐसे में उस एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई करना गलत है। अदालत में मस्जिद प्रबंधन कमेटी की तरफ से ये दलील दी गई कि साल 1991 के धार्मिक स्थल कानून के आधार पर इस विवाद पर अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के तहत इस संबंध में आवेदन दिया गया था। इस कानून में धार्मिक स्थलों का रूप 15 अगस्त 1947 जैसा है, उसे वैसे ही बनाए रखने का प्रावधान है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। अब सोमवार को आगे की सुनवाई होगी और ये तय होगा कि मामले की सुनवाई कोर्ट करेगा या नहीं। कोर्ट का फैसला सोमवार को आ सकता है, लेकिन यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने आज अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव ने राज्यसभा उम्मीदवारों के सारे अपने राजनीतिक समीकरण भी दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो किसे दिया सपा ने समर्थन, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में अगले महीने होने वाले राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सभी दलों में इस वक्त प्रत्याशी को लेकर मंथन जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर यूपी में भी हलचल मची हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जहाँ बीते दिन सपा ने कपिल सिब्बल के नाम की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था, तो आज सपा ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया। राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ किया गया कि जयंत चौधरी सपा RLD के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इस बात की जानकारी सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी। इसके अलावा सपा ने पार्टी के मुस्लिम चेहरा जावेद अली को भी राज्यसभा का टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशियों को देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी ने लंबे मंथन के बाद इन नामों पर मोहर लगाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने 3 प्रत्याशियों के जरिए रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि कपिल सिब्बल के जरिए पार्टी ने नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता आजम खान की नाराजगी को कम करने की कोशिश की है, तो वहीं जयंत चौधरी को टिकट देकर सपा अपने गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन दोनों के अलावा जावेद अली को टिकट देकर सपा ने मुस्लिम समुदाय को मनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले दिनों से कई खबरें सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष अखिलेश से नाराज है और उन पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश ने इन 3 सीटों के जरिए कई लोगों को साधने की कोशिश की है। ऐसे में अब अखिलेश की रणनीति सफल होगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही इस बात के संकेत भी सपा ने दे दिए हैं कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में डिंपल यादव को पार्टी टिकट दे सकती है। जयंत को भी संभाला और आजम को भी, साथ ही मुस्लिम यादव गठजोड़ कमजोर ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया। अखिलेश किसी भी टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल से टकराव की तैयारी कर रही है। ममता सरकार ने अब राज्यपाल की ताकत को कम करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसे लेकर एक प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए हैं, और इस बार मामला है विश्वविद्यालय के चांसलर पद का। राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं और अब ममता सरकार ने उन्हें इस पद से हटाने की तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालयों में उप कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकशी की खबरें सामने आई थीं। इस मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल की राज्य यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की जगह सीएम को चांसलर बनाने की तैयारी कर ली गई है। बंगाल कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बासु ने बताया कि इस बारे में जल्द ही विधानसभा में बिल लाया जाएगा। बासु ने दावा किया कि विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्यपाल विश्वविद्यालयों के चांसलर नहीं रहेंगे।
दूसरी ओर बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसे मनमाना फैसला बताया है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बिल का वो विधानसभा में विरोध करेगी। वैसे पश्चिम बंगाल कोई पहला राज्य नहीं है जो इस तरह का विधेयक सदन में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भी इसी तरह का बिल विधानसभा में पास करा चुकी है, जिसमें राज्यपाल की जगह सीएम को विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने का प्रस्ताव था। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होता है और टीएमसी का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में सीएम के पास ये अधिकार हो सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं। बंगाल सरकार के प्रस्ताव से राज्यपाल नाराज जरूर होंगे, आखिर उनकी ताकत को कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर कोशिश बीजेपी के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को कमजोर करने की भी चल रही है। दिल्ली में आज नए उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चले गए। इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अनिल बैजल का अचानक से इस्तीफा देना पहले ही सवालों के घेरे में था। हालांकि उन्होंने ऐसा करना निजी कारण बताया था, लेकिन उसके बाद ही दिल्ली के लिए नए उपराज्यपाल के नाम की चर्चा तेज हो गई थी और लंबे मंथन के बाद आखिरकार विनय कुमार सक्सेना का नाम फाइनल भी हो गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। लेकिन नए एलजी का शपथ ग्रहण समारोह सुर्खियों में आया एक विवाद के चलते, और ये विवाद हुआ है देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्षवर्धन को लेकर। दरअसल कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे नाराज होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम को बीच में छोड़कर भाग निकले, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हर्षवर्धन गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण से पहले ही गुस्से में जाते हुए हर्षवर्धन ने कहा, संसद सदस्यों के लिए इन्होंने सीट नहीं रखी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा, मैं उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस बारे में लिखूंगा। दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को जहां बैठाया जा रहा था वो उससे संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघवी ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इस कार्यक्रम में हुए इस अजब गजब वाकया के बाद कार्यक्रम की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद को सीट तो दी जा रही थी, लेकिन शायद उनकी नजर किसी और सीट पर थी, इसलिए वो चले गए। जब से मोदी मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर किया गया है, तब से हर्षवर्धन के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। दूसरी ओर बात गुजरात की करें तो यहां भी जमकर उथल पुथल मची हुई है। विधानसभा चुनाव में 7 महीने का वक्त है। कांग्रेस पूरी ताकत से बीजेपी का सामना करने को तैयार है। निगाहें पाटीदारों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा नरेश पटेल पर हैं और वो कांग्रेस में जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। तो कब नरेश पटेल करेंगे अपने राजनीतिक प्लान का खुलासा, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। राजनेता अपनी अपनी पार्टी को मजबूती देने की जद्दोजहद में जुटे हैं। खासकर पटेल समुदाय को लुभाने के लिए सभी की निगाहें नरेश पटेल पर टिकी हैं। लेकिन सियासी पंडित बताते हैं कि पटेल हाथ का साथ देकर पंजे को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में लगातार ये चर्चा और अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेश पटेल जल्द ही कांग्रेस के साथ जुड़ने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एंट्री पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नरेश पटेल ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि वो फिलहाल किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं ले रहे। उनका जो भी फैसला है वो 31 मई तक जनता के सामने रखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 28 मई तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट के आटकोट में एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। इस अस्पताल का निर्माण पाटीदार समाज की ओर से किया गया है। इनमें पाटीदार समाज के सभी बड़े नाम हैं जो बीजेपी में शामिल हैं। ये सभी नेता अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष भारत बोधरा के जरिए नरेश पटेल को खास न्योता भी दिया गया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वो बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वो 31 मई को ही कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करेंगे। इससे पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि नरेश पटेल अब तक पाटीदारों के किंग मेकर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर वो हाथ का साथ देते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के माथे पर शिकन आनी तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के विरोध की। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर गो बैक ट्रेंड करने लगा। पीएम मोदी आज हैदराबाद और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए चेन्नई पहुंचे, तो ट्विटर पर #GoBackModi ट्रेंड कर रहा है। तो क्यों कर रहा है गो बैक मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट।
पीएम मोदी के 8 साल देश को रास नहीं आए हैं। जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से नाराज है। तो वहीं मोदी सरकार अपने 8 सालों की सफलताओं का ढिंढोरा पीट रही है। पीएम मोदी आज हैदराबाद और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने अपने 8 सालों के शासन को विकास का शासन बताया। तो वहीं कई दिनों से ट्विटर पर पीएम मोदी को लेकर लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। आज भी ट्विटर पर #GoBackModi ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर लोग कई कारणों से पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी की विचारधारा, खाने पीने के दामों में लगातार हो रहे इजाफे, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, हिंदी भाषा विवाद और बड़े कारोबारियों का समर्थन करने के जैसे आरोप शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर #GoBackModi ट्रेंड करने लगा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के इस हैशटैग के दौरे के खिलाफ मीम्स वायरल हो रहे हैं। खबरों की माने तो तमिलनाडु के कुछ नेटिजन्स इस हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। मगर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब #GoBackModi ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। गौरतलब है कि मोदी जब भी तमिलनाडु के दौरे पर आते हैं तो ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड करता है। ये हैशटैग भारत में सबसे आगे चल रहा है और अब तक लगभग इस हैशटैग के करीब 2.5 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इससे मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने #बनक्कम-मोदी हैशटैग ट्रेंड करा रही है। इस हैशटैग के तहत करीब 4,50,000 ट्वीट दर्ज किए गए। लेकिन फिलहाल ट्विटर पर मोदी को लेकर ये ट्रेंड थमता नजर नहीं आ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।